आप सभी का एक बार फिर से नए क्लास में स्वागत है। आज हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। एवोगैड्रो संकल्पना, मोल अवधारणा और प्रतिशत संगठन के बारे में। ठीक है, बारी बारी से हम सबको समझते हैं। एवोगैड्रो संकल्पना या इसको परिकल्पना भी कहते हैं। कल्पना, परिकल्पना का मतलब होता है धीरे कल्पना करना, कोई चीज़ सही हो चाहे ना हो हम कल्पना करें। ठीक है, तो एवोगैड्रो संकल्पना के अंतर्गत ये होता है कि ताप व दाब के समान परिस्थिति में दो गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान, यानी कि ताप और दाब दो गैस का समान रहे और आयतन भी दोनों समान रहे, तो उसमें जो अणु होंगे वह समान। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर मान लीजिए हाइड्रोजन है, 1 लीटर नाइट्रोजन। अगर उन दोनों का ताप क्या हो और दाब समान हो, उसमें नाइट्रोजन का जितना अणु रहेगा 1 लीटर में, उतना ही हाइड्रोजन का भी अणु हाइड्रोजन के 1 लीटर में रहेगा। ठीक है, तो वही है कि ताप और दाब की समान परिस्थिति, यानी दोनों गैसों के लिए ताप और दाब की समान परिस्थिति हो और उनका दोनों आयतन भी दोनों का समान होगा, उसमें जो अणु होंगे उनकी संख्या दोनों में बराबर है। ये आपकी एवोगैड्रो संकल्पना के अंतर्गत है। ठीक, फिर इसके बाद है कि इस संकल्पना की विशेषता क्या होती है। यह संकल्पना के अंतर्गत परमाणु और अणु में अंतर स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि क्या बोलते हैं, डाल्टन का परमाणुवाद और गैलुसाक का आयतन नियम की विसंगतियां जो है वह दूर हो जाती हैं। जो तत्वों के गैस होते हैं सामान्य रूप से, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इससे ये पता चल जाता है कि यह द्विपरमाणुक हैं। और इससे पता ये चल जाता है, इसकी विशेषता एक और होती है कि वाष्प घनत्व और आणविक द्रव्यमान में संबंध प्राप्त हो जाता है। वाष्प घनत्व बराबर होता है आणविक द्रव्यमान बटे 2। ठीक है, तो यह वाष्प घनत्व और आणविक द्रव्यमान में इस संकल्पना से हमें पता चल जाता है कि इनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, और गैसीय जो तत्व होते हैं उनका द्रव्यमान यानी कह सकते हैं परमाणु भार ज्ञात करने में भी यह नियम एक विधि तरह काम करता है, सहायता करता है। तो ये हो गया हमारा एवोगैड्रो संकल्पना कि ताप व दाब की समान परिस्थिति में दो गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है और इसकी विशेषता यह होती है कि परमाणु और अणु में अंतर स्पष्ट करता है। दो क्या बोलते हैं, जो गैसें होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें द्विपरमाणु होते हैं और यह तत्वों के द्रव्यमान को ज्ञात करने में एक विधि का काम करता है। और दूसरी चीज़, अगला चीज़ है कि इसमें वाष्प घनत्व और आणविक द्रव्यमान में संबंध प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये हमारा एवोगैड्रो संकल्पना के अंतर्गत आएगा। अब हम चलेंगे मोल अवधारणा। देखिए मोल शब्द क्या होता है। देखिए मोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले आर्स्टवाल्ड ने किए थे। मोल का मतलब होता है ढेर, जैसे इकट्ठा कुछ हो जाता है उसको बोलते हैं ढेर। जैसे आपने सुना होगा कि समय का मात्रक क्या होता है, मूल राशि, जैसे क्या होता है सेकंड होता है, समय का सेकंड, दूरी का मीटर। ऐसे ही जो द्रव्यमान का मूल राशि होती है वो मूल होता है। मूल राशि क्या मात्रक होती है। जैसे मूल जो है पदार्थ का एक मूल राशि समझ लो। ऐसे मूल का मतलब क्या होता है बता ही दिए, ढेर होता है। इसका प्रयोग किसने किया था, आर्स्टवाल्ड ने किया था। अब हम जानेंगे कि एक मोल क्या होता है। एक मोल क्या होता है कि किसी पदार्थ का एक मोल वह मात्रा होती है जिसमें उस पदार्थ के 6.023 × 10⁻23 कण विद्यमान होते हैं। यानी कोई भी पदार्थ है उसमें अगर इतना कण होंगे तो उसको हम एक मोल कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी हो, अगर हमें कहना पड़े मान लो कि 1 मूल रुपया, 1 मूल रुपया का मतलब इतना रुपया, अगर इतना रुपया है तो हम उसको 1 मूल रुपया बोल सकते हैं। ठीक है, 1 मूल केला मान लीजिए कह दिए, 1 मूल केला का मतलब कि उसमें इतना केला है। ठीक है, तो 1 मूल क्या होता है, किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें 6.023 कहीं पे 2 भी लिखा मिल जाएगा आपको, पूरे 10⁻23 कण विद्यमान होते हैं, उसे हम कहते हैं 1 मोल। ठीक है, अब इसमें कुछ समझ लेते हैं। और देखिए 1 मोल बराबर, अब यहाँ से पता चल गया 1 मोल बराबर कितना होता है
6.023 गुणे 10 घाते 23 कण कह लो चाहे परमाणु कह लो चाहे अणु कह लो। ठीक, उसी तरह से अब हम जान लेते हैं एनटीपी पर। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। ठीक है, एनटीपी पर कोई गैस होती है, 1 मोल गैस का जो आयतन होता है वह 22.4 लीटर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल बराबर, यानी हम तीनों को ले लेते हैं, 1 मोल बराबर 22.4 लीटर बराबर 6.23 गुणे 10 घाते 23। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि एनटीपी पर कोई गैस 1 मोल है तो उसमें कितना लीटर होगा, 22.4 लीटर। और 22.4 लीटर में कितने उसके परमाणु या अणु होंगे, 6.23 गुणे 10 घाते 23 होंगे। ये हो गया, इससे हमें पता चल गया एनटीपी पर अगर किसी गैस की बात आएगी हम यहाँ से कर देंगे। एक और होता है इसमें सूत्र कि मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। यानी इसको हम 60 में करें तो मोल, यम मोल ऐसे लिख दें, मोल बराबर दिया गया भार W/m, ये भी सूत्र आ रहा है। ठीक है, तो इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, यहाँ पे बता दिया जाएगा। जब न्यूमेरिकल बताया जाएगा तो दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान ऐसे ज्ञात कर लेंगे इस सूत्र से। चलिए, तो हमारा मूल अवधारणा भी समाप्त हुआ। अब हम जान लेते हैं प्रतिशत संगठन क्या होता है। देखो, प्रतिशत संगठन का मतलब है कोई यौगिक है, उसमें जो तत्व है उनका कितना प्रतिशत योगदान है या भाग है। कोई भी यौगिक है उसमें जो अलग अलग तत्व हैं उनका कितना योगदान है, कितने भाग का योगदान है उसको बनाने में, वही कहलाता है प्रतिशत संगठन। तो प्रतिशत संगठन कैसे निकालेंगे, किसी भी मान लो प्रतिशत द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आपका जिस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, जैसे अब इसका हम उदाहरण समझा देते हैं। मान लेते हैं कोई भी यौगिक आपको दे दिया, कहेगा इसमें इस तत्व का परसेंटेज बताइए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कह दे कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का कितना परसेंट है, कैल्शियम का परसेंटेज बताइए, या कार्बन का परसेंटेज बताइए, या फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज बताइए। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले सबके परमाणु भारों को जोड़ दो। तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 गुणे 3, पूरा जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100। यानी मान लेते हैं कि 100 ग्राम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, तो जिसका चाहिए उसको ऊपर कर दो, तत्व का द्रव्यमान। कैल्शियम का चाहिए 40 बटे यौगिक मतलब पूरा, ये कितना है 100 गुणे 100, वह सूत्र के अनुसार। तो ये 100 से 100 कटा देंगे, यानी कि कैल्शियम का जो परसेंटेज है वो कितना आ गया, 40 आ गया। तो ऐसे आपको कोई भी यौगिक दिया रहेगा उसका परसेंटेज निकालना होगा। जैसे एक और दिखा देते हैं आपको, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज बताइए। तो यूरिया का पहले सूत्र लिखोगे, NH2CO NH2 में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होगा, ये आपका प्रश्न हो गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबके द्रव्यमान को जोड़ेंगे, यानी भार सबका। इसका होता है नाइट्रोजन का 14, अगर नहीं याद हो तो आज याद कर लीजिए, 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1। ठीक है, सबको जोड़ेंगे
तो आ जाएगा 60। अब आप जोड़ लीजिएगा, हम तो जोड़ चुके हैं पहले से इसलिए। अब इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, देखो नाइट्रोजन एक यहाँ या यहाँ पे, तो 14 और 14 कितना हो जाएगा 28, पूरा कितना है 60, पूरे करेंगे 100 से, तो ये आपका आ जाएगा 46.6%। ठीक है, तो आप जोड़ घटा लीजिएगा, कहीं अगर इसमें मिस्टेक आता है तो आप कर सकते हैं। तो जोड़ सकते हैं 14 2 16 16 32 48 और 12 60, वैसे 60, तो पूरा कितना है नाइट्रोजन 14 और 14 मतलब 28 ग्राम है, पूरा कितना है 60 ग्राम है, परसेंटेज निकालना है 100 से पूरा करना। ऐसे किसी का भी पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन का भी पूछा जा सकता है कि यूरिया में हाइड्रोजन का परसेंटेज बताइए। ठीक है, तो आप सबको ऐसे निकालेंगे, जैसे नाइट्रोजन का मान लीजिए आपसे में पूछता है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना है, बहुत लोग रटे रहते हैं 46.6%, ऑप्शन में देखते हैं कर देते हैं, लेकिन वैसे ही क्या कर देगा यूरिया में कार्बन की परसेंटेज बताइए, अगर रट्टा मारे हैं थोड़ा ध्यान दिमाग से नहीं दिए हैं तो वहाँ पे मार देंगे, अगर 46.6 वाला परसेंटेज तो गड़बड़ हो जाएगा। ये नाइट्रोजन के लिए, कार्बन के लिए आप अलग से निकालोगे, हाइड्रोजन के लिए अलग से निकालोगे, ऑक्सीजन के लिए अलग से निकालोगे, ऐसे सबका बारी बारी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इतना है इस परसेंटेज में। तो हम इस क्लास को इसी पर समाप्त कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 टॉपिक को कवर किया, एवोगैड्रो संकल्पना और मोल अवधारणा और प्रतिशत संगठन। तो हम इसी क्लास को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। हमारे क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर अगले क्लास में।